हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंद्रजीत कौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टर्म 1 सोशल साइंस एग्ज़ाम में अभी बहुत ही कम दिन बाकी हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक क्विक रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम पहले कवर करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। स्क्रीन पर ये जो नोट्स आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर मेड बाय मी। ये मेरी वेबसाइट easySST.in पर भी अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी इन्हें पढ़ सकते हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है कि ये चैप्टर नेशनलिज्म से रिलेट करता है, तो सबसे पहले नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म एक फीलिंग है। फीलिंग कौन सी? फीलिंग ऑफ वननेस, राष्ट्रीय एकता की फीलिंग। तो राष्ट्रवाद किससे रिलेट करता है? राष्ट्रीय एकता से। क्यों हम सब एक हैं? क्यों एक होने की फीलिंग आती है? क्योंकि हमारी एक कॉमन विरासत है, कॉमन आइडेंटिटी है, और ये महसूस हम करते हैं जब हम ये महसूस करते हैं कि हम सभी एक ही नेशन को बिलोंग करते हैं। तो ये फीलिंग क्या कहलाती है? नेशनलिज्म। नेक्स्ट चैप्टर में आपको फ्रेडरिक सोर्यू के बारे में बताया गया है कि वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज़ बनाई 1848 में। उसने इन प्रिंट्स में अपने ड्रीम को विजुअलाइज किया। एक ऐसे संसार का उसने सपना देखा कि ऐसा संसार हो जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से बना हुआ है। उसका जो विज़न था, उस विज़न को यूटोपियन विज़न बोला जाता है, कहा जाता है। उस सोर्यू के यूटोपियन विज़न के अनुसार जो संसार के लोग हैं वो सभी अलग अलग देशों के रूप में बटे हुए हैं। यानी कि ऐसे नहीं है कि छोटे छोटे देश हैं, बल्कि डिस्टिंक्ट नेशंस में बटे हुए हैं। यूटोपियन विज़न क्या है? यूटोपियन विज़न एक सोसाइटी का ऐसा आदर्श विज़न है, आदर्श रूप है, जो कि इतना ज़्यादा आदर्श है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यानी कि असल ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा ये आदर्श रूप है समाज का। नेक्स्ट आपको सोर्स बेस्ड एनालिसिस के लिए आपके बुक में सोर्स ए दिया हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ थोड़ा कि अर्नस्ट रेनन एक फ्रेंच फिलोसोफर था। उसने एक लेक्चर डिलीवर किया यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन में 1882 में। अब उसका ये जो लेक्चर था वो बाद में पब्लिश्ड हुआ किस टाइटल के अंडर? व्हाट इज ए नेशन? प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट क्या है? ये एक डायरेक्ट वोट है जिसके द्वारा लोगों को, किसी एक इलाके के लोगों को ये कहा जाता है कि वो किसी प्रपोजल को या तो एक्सेप्ट कर लें या रिजेक्ट कर लें, जिसे हम जनमत संग्रह भी कहते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ आया 1789 को। यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले की अगर हम बात करें तो फ्रांस पर एब्सोल्यूट मोनार्क राज, निरंकुश राजा जो है वो राज करता था। लुइस 16, आपको उसका नाम भी पता है, 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आफ्टर 1789 क्या हुआ कि जो पावर थी वो मोनार्की के हाथों से निकलकर फ्रेंच लोगों के हाथों में आ गई, और उस बॉडी का नाम क्या दिया गया था? नेशनल असेंबली। अब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए जो फ्रांस के लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग, भावना पैदा करते थे। आइडियाज ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटिजन वर emphasized the notion of a united community। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ला पैट्री और ली सिटिजन का आइडिया दिया। ये आइडिया इस बात पर जोर देता था कि एक यूनाइटेड कम्युनिटी होनी चाहिए। एक न्यू
कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया जिसमें सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स दिए गए थे। एक न्यू फ्रेंच फ्लैग चुना गया जिसने पुराने वाले की जगह ले ली। स्टेट जनरल को बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स चुनते थे और उसका नाम क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली। फॉर्मुलेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की फॉर्मुलेशन की गई, यानी कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया। सभी के लिए एक समान कानून थे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज खत्म कर दी गई। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड एंड ओथ्स वर टेकन। नए नए देशभक्ति के गीत रचे गए, सौगंधें ली गई, कस्में ली गई और ये सब कुछ राष्ट्र के नाम पर किया गया। शहीदों को याद किया गया। फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज। फ्रेंच को फ्रांस की नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया और जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, उन्हें डिस्करेज किया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि जैकोबिन क्लब्स जो थे वो सारे यूरोप में स्टूडेंट्स के द्वारा और एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों ने जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। अब जो ये फ्रांस का जो नेशनलिज्म का आइडिया था, वो जब नेपोलियन का राज आया तो नेपोलियन ने दूसरे देशों को जितना, फ्रांस के साथ लगने वाले देशों को जितना शुरू कर दिया। तो नेपोलियनिक वार्स के थ्रू ये नेशनलिज्म का आइडिया जिसका जन्म फ्रांस में हुआ, वो सारे यूरोप में फैलना शुरू हो गया। नेपोलियन का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छा था। उसने फ्रांस में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं वो लागू किए। उन सभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है या सिविल कोड ऑफ 1804। अब इस नेपोलियनिक कोड में क्या क्या प्रोविजंस रखे गए थे? प्रिविलेजेस जितनी भी बाय बर्थ मिल जाती थी वो सभी अबॉलिश कर दी गई और इक्वलिटी बिफोर लॉ को इस्टेब्लिश किया गया। राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर कर दिया गया। अब कोई भी अपनी संपत्ति रख सकता था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थी उन सभी को सिंप्लीफाई किया गया। पीजेंट्स जो थे उन्हें सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज, जो उन्हें रेंट टैक्स वगैरह देने पड़ते थे, उन सब से उनको फ्री कर दिया गया। जमींदारी सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम जो था वो ख़त्म कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया। यूनिफॉर्म लॉज एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, सभी के लिए एक समान कानून लागू किए गए और वेट्स और मेजर्स का एक स्टैंडर्ड यूनिट रखा गया। एडॉप्शन ऑफ कॉमन करेंसी, कॉमन करेंसी को अडॉप्ट किया गया, यानी कि ये नहीं कि किसी जगह पे कोई और करेंसी है और किसी जगह पे कोई और करेंसी है। नेपोलियनिक कोड जो था ये एक्सपोर्ट हुआ, यानी कि जो जो इलाके नेपोलियन जीत रहा था, जैसे कि इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, डच रिपब्लिक, हॉलैंड, वहाँ तक सभी जगह पर ये नेपोलियनिक कोड जो है वो पहुँच गया। यानी कि नेपोलियन जो इलाके जीत रहा था उसमें वो ये नेपोलियनिक कोड लागू कर दिया जाता था। जैसे ही नेपोलियन दूसरे देशों को जीतता जा रहा था तो फ्रेंच आर्मीज़ जो हैं, जो फ्रांस की सेनाएं थी, वो शुरू में तो बहुत उनका वेलकम किया गया, क्योंकि उन्हें ये लगा कि जैसे फ्रांस की जो आर्मीज़ हैं वो हमारे लिए स्वतंत्रता लेकर आ रही हैं। पर लेकिन जो शुरू का उत्साह था वो जल्दी ही हॉस्टिलिटी में, अनफ्रेंडली फीलिंग में बदल गया कि लोगों को क्या लग रहा था कि बेशक नेपोलियन सुधार कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सुधार रहा है, पर उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम, उनके पॉलिटिकल फ्रीडम को भी तो साथ के साथ छीन रहा है। अब कहते हैं कि क्यों लोग जो हैं वो
नेपोलियन के अगेंस्ट हो गए। एक तो पहली बात ये थी कि इंक्रीज्ड टैक्सेशन, टैक्स बढ़ गए थे। नेपोलियन ने सेंसरशिप लगा दी थी कि कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता, और फ्रांस को जीतने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए आर्मी की ज़रूरत थी, और उस आर्मी में ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती किया जा रहा था। तो इन सभी वजहों से नेपोलियन जो है वाटरलू की लड़ाई में 1815 में हार गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। होप सो कि आप मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखेंगे।